नमस्कार। मैं चाहन सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेपीएससी आने वाली है। झारखंड कांस्टेबल अनाउंस हो चुका है। साथ ही सीजीएल का एग्जाम भी होने वाला है। बीपीएससी का एग्जाम होगा सितंबर में। यूपीएससी फिक्स होती है हमेशा अपने टाइम पे। इन सबको देखते हुए हमने आपके लिए सोचा, जो साइंस में बच्चे कमजोर हैं, जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, वो साइंस को रटकर एग्जाम देते हैं और जिसके कारण उनको उतना मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं आ पाता, उसके लिए हम साइंस की सीरीज आपको शुरू करने जा रहे हैं। और हम इसकी शुरुआत बायो से करने जा रहे हैं, यानी जीव विज्ञान से करने जा रहे हैं। हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। रटना छोड़ दीजिए, समझना शुरू कीजिए। तो चौहान सर का प्रॉमिस है कि अगर आपने पूरा जीव विज्ञान का सेशन हमारे साथ कर लिया, फिजिक्स का सेशन कर लिया या केमिस्ट्री का सेशन कर लिया, आपको साइंस से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन बच्चों का साइंस अच्छा है, डिटेल से साइंस को जानना चाहते हैं, उनके लिए भी ये क्लास काफी जरूरी है। तो हम जो साइंस में शुरू करने जा रहे हैं चीजों को, देखिएगा, साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान एक खोज है और इस खोज में कई चीजें आई है। तो पढ़ने के हिसाब से हम साइंस को तीन भाग में बांटते हैं। एक हम बांटते हैं बायो, एक बांटते हैं केमिस्ट्री और एक बांटते हैं फिजिक्स, जो काफी जरूरी है, जो सिलेबस में दिया हुआ रहता है। सिलेबस आपसे ये बोलता है, कोई भी एग्जाम का, आपको विज्ञान में इतनी जानकारी चाहिए जो एक सामान्य व्यक्ति को चाहिए। सामान्य व्यक्ति से आस यह है कि जिस व्यक्ति ने 10th लेवल तक की पढ़ाई साइंस की है, उनसे बात की जा रही है। 10th लेवल के साइंस से ही प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, देखा जाता है। यानी आपका 6 to 10th या 7 to 10th का है, आपका कंप्लीट है एनसीईआरटी, तो साइंस में आपसे प्रश्न नहीं छूटते। हम काफी डिटेल्स इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम आज देखने व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या, जीव विज्ञान है क्या, इस पे चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे अबाउट बायोलॉजी वर्ड। ये जो बायोलॉजी वर्ड है, जीव विज्ञान वर्ड है, ये कहां से आया, इस पे चर्चा करेंगे। कितने पार्ट हैं बायोलॉजी के, सारे पार्ट पे बात करेंगे, ब्रांचेज के ऊपर बात करेंगे और हमारा क्लास चलता रहेगा। तो दोस्तों, जो हम बात करने जा रहे हैं जीव विज्ञान के ऊपर, देखिए क्या होता है कि साइंस में शिक्षक भी काफी बातों को हाइड करके पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि क्लास 7, 8, 9, 10th के बच्चों को जब बायो में प्रजनन तंत्र की बातें आती है, उसको हाइड कर दिया जाता है, या ये बोल दिया जाता है कि बच्चों इस 2 पेज 3 पेज को आप घर में पढ़ लेना। वहां से बच्चे कमजोर हो जाते हैं, सीख नहीं पाते। सिखाना है बच्चों को तो हर चीज बताना पड़ेगा। बच्चे नहीं है, सब बड़े हो जाते हैं 9, 10 तक जाते जाते, और उनसे अगर हाइड करके चलोगे तो समाज में कई तरह की परेशानियां बाद में उनको सामना करना पड़ता है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप एक समझदार व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों को अगर साइंस की नॉलेज ना हो, बायो की नॉलेज ना हो, तो गलत चीजों में भी पड़ जाते हैं, समझ नहीं आता। आप देखिएगा, अमेरिका या यूरोप के जो सारे देश हैं और उसकी तुलना अगर हम करें जो अरब प्रायद्वीप के जो सारे देश हैं, जो भारत है या भारत के सटे पड़ोसी देश हैं, बहुत डिफरेंस है इनके बीच में। अमेरिका ने बायो को क्लास में जो डाला है, साथ में उन्होंने बहुत अच्छे से सेक्स एजुकेशन को डाल के रखा है, ताकि वहां के बच्चे बहुत अच्छे से इस बारे में जान सके कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है। सेक्स एजुकेशन से काफी लाभ है। बच्चे जो गलतियां करते हैं नासमझी में, जिनको पता नहीं है कि कम उम्र में इन चीजों में पढ़ने से मानसिक और शारीरिक जो लॉस है बच्चों का, पढ़ा नहीं पाते। भारत में इसकी बहुत कमी है। जरूरत है भारत में कि भारत में भी इस प्रकार के जो एजुकेशन है बायो के साथ सेक्स एजुकेशन की बातें बच्चों को सिखाया जाए। आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं, भारत में आप कहीं सफर कर रहे हो, कहीं आप जा रहे हो ट्रेन से, बस से, किसी भी शहर में एंटर करने से पहले आपको दीवार के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा, गुप्त रोगी मिले। क्या है भाई गुप्त रोगी? और दुनिया में ऐसा कौन सा रोग है जिसे गुप्त रोग बोल सकते हैं? उस रोग को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर अच्छा सेक्स एजुकेशन हो
बच्चों को क्लास में दे दिया जाए 9th-10th में, तो गुप्त रोग नाम का कोई चीज ही नहीं। नीम, हकीम, वैद्य, ये लोग इस आड़ में बच्चों को लूट रहे हैं, लड़कों को लूट रहे हैं, मेल फीमेल को लूट रहे हैं, बांझपन का खतरा दिखा के लूट रहे हैं। क्यों? शिक्षा नहीं, अवेयरनेस नहीं। हम सिर्फ पाठ्यक्रम पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो कंप्लीट साइंस का बेस्ड एजुकेशन नहीं दिया जा रहा हमारे बच्चों को। हम जो बायो पढ़ने जा रहे हैं ना, हर चीज पे हम बात करेंगे, हर चीज आपको सिखाएंगे और चीजें चलेगी। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में बड़ा सिंपल सा बात है। पहला, बायो है क्या? तो बायो का अगर हम परिभाषा देखें तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है। जीवधारी जो जीव हैं, जो जिंदा हैं, जिनके अंदर जान है, उनका क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइड करना उन लिविंग चीजों का ही बायोलॉजी है। और बायोलॉजी में अगर हम बात करते हैं बायो में, तो बायो जो वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड इसका है बायोज, एक वर्ड इसमें आता है बायोज। बायोज का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ का मतलब होता है जीवन, यानी जिसमें जीवन हो। और हम क्या कर रहे हैं, उस जीवन का लॉजी यानी स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। जब हम जीवन का अध्ययन करते हैं ना, उसी को बायोलॉजी बोलते हैं, उसी को हम जीव विज्ञान बोलते हैं, मतलब जीवों का विज्ञान, जिंदा लोगों का विज्ञान। अब जिंदा कौन कौन है, बस यहां से समझिए। हम इंसान हो, कोई भी जानवर हो, या कोई पेड़ पौधा हो, कुछ भी हो जिसके अंदर जीवन हो, जिसके अंदर जान हो, जिसके अंदर प्राण हो, ऐसे लोगों को, ऐसे पेड़ पौधों को, ऐसे वस्तुओं को जिसके अंदर जान हो, उससे ही हम क्या बोलते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और उनका जब अध्ययन करते हैं उसको हम बायो बोलते हैं। तो इस प्रकार से बायोलॉजी का एक डेफिनेशन है। जब जीवित चीजों का अध्ययन करेंगे, हम उनका वर्गीकरण करेंगे, वही बायो है, बायोलॉजी है। साथ ही अगर विज्ञान शब्द का बात करें, ये जो जीव विज्ञान शब्द है, ये शब्द आया कहां से? देखिए, प्रश्न पीटी के फैक्ट यहां से बन सकते हैं। यहां पे आप देखिएगा, एक वैज्ञानिक आपको दिख रहे हैं, लैमार्क। ये है फ्रांसीसी वैज्ञानिक। लैमार्क एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। साथ में एक वैज्ञानिक और देख रहे हैं, जर्मन के वैज्ञानिक है, ट्रेवी-रेंस। ये दो वैज्ञानिक ने 1802 में इन्होंने इस शब्द का खोज किया। इसमें खासा महत्व हम किसको देते हैं, तो हम देते हैं लैमार्क को। तो जीव विज्ञान शब्द निकल कर आया, इस पे कई रिसर्च हुए और धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ते गया। और आज हमारे पास जो जानकारी है ना, ये जानकारी एक दिन में इकट्ठी नहीं हुई है। ये जानकारी आने में हमें लॉन्ग टाइम लगा, काफी समय लगा। तो हम जाकर के बायो के बारे में आज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सीखते हैं। और हमें आज और भी सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि बायो का अंत अभी नहीं हुआ। क्योंकि बहुत सारे चीज मिलेंगे जिसको हमें सीखना है। जैसे अभी कोरोना वायरस मिला, वायरस इज द पार्ट ऑफ बायो। यहाँ बायो में वायरस को आपको पढ़ना, विषाणु को पढ़ना है। अब विषाणु, जो कोरोना विषाणु मिला, उसकी संरचना को हमने परखा, आरएनए था, उसमें क्या क्या चीजें थी। तो बायो हमेशा एक चुनौती के रूप में हमारे सामने आती है, जिसे हमारा मेडिकल साइंस उस चुनौती को दूर करने की कोशिश करता है। हमारे मेडिकल साइंस ने बहुत अच्छे से, हमारे वर्तमान गवर्नमेंट की देखरेख में बहुत शानदार तरीके से उसने काम करते हुए हमें इंजेक्शन बनाकर दिया, मुफ्त में दिया। तो मेडिकल साइंस हमारे जीवन को आसान करता है। तो बायो के अंदर उस मेडिकल साइंस को भी पढ़ा जाता है, सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। तो समझते चलिए कि पहला वर्ड बायो का किसने इस्तेमाल किया था। अब बायो को पढ़ने के आधार पर हम दो भाग में बांटते हैं, जिससे लोग बहुत बेहतर से समझ सके। बायो को इसलिए दो भाग में बांटते हैं ना, एक वो इंसान या जानवर जिसको एक शोध करना है अलग से, और एक प्लांट यानी पेड़ पौधे जिसपे अलग से शोध करके उसके चीजों को निकालना है। यहाँ पे दो टाइप के एक्सपर्ट बनते हैं। एक एक्सपर्ट बनता है जूलॉजी सब्जेक्ट का, यानी इसको हम जंतु विज्ञान पर कहते हैं, जहां जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। एक एक्सपर्ट बनते हैं कहां पे, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान पे, जहां पे इसका अध्ययन किया जाता है। तो अगर देखा जाए बायो के दो ब्रांच है मेनली, जहां अध्ययन के रूप में। आगे जाते हैं, थोड़ा और डीप जाएंगे तो मेडिकल साइंसेज, कई साइंसेज मिलते हैं वहां पे। लेकिन यहाँ पे कितने हम देख रहे हैं, जूलॉजी और बॉटनी, जो आपको सिलेबस का आधार पे आपको काम करना है। अगर हम
इसमें प्रवेश करते हैं जूलॉजी के अंदर। तो जूलॉजी के अंदर हमें इंसानों के बारे में पढ़ना, हमें जानवर के बारे में पढ़ना, एनिमल्स के बारे में पढ़ना। एनिमल्स में जब आते हैं ना, तो एनिमल्स में इसमें पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे हम सेल पढ़ेंगे, हम कोशिका पढ़ेंगे। कोशिका क्या है के विषय में जानकारी लेंगे। सेल डिस्कवरी, इस कोशिका का खोज किसने किया, कैसे किया, उसकी जानकारी लेना है। शेप एंड साइज ऑफ सेल, इसकी आकृति, इसका आकार, इसके ऊपर बात करना है। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार के ऊपर बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो कोशिका की संरचना है, किस प्रकार कोशिका बनी हुई है अंदर में, इस पे हम बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, जो जानवरों के सेल हैं और जो हमारा सेल है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, सॉरी प्लांट का जो सेल है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। आउटर पार्ट ऑफ सेल, सेल के आउटर पार्ट का अध्ययन करेंगे जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, सेल वॉल, सेल प्लास्टिड वगैरह पढ़ेंगे। न्यूक्लियस पढ़ेंगे, क्रोमेटिन, डीएनए, जीन, सेल डिवीजन, ये पूरा हम पढ़ने वाले सेल के अंदर। इसके बाद जो कंप्लीट हो जाए तो टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम पढ़ने के बाद प्लांट किंगडम, वायरस, बैक्टीरिया, हम सबका अध्ययन करेंगे कि एक भी प्रश्न आपका यहां से छूटना नहीं चाहिए। अगर आप हमारे क्लास को करते हैं, आप बीपीएससी दो, आप यूपीएससी दो, आप जेपीएससी दो, आप रेलवे दो, एसएससी दो, कांस्टेबल दो, बीएसएससी दो, कोई भी एग्जाम जहां पे साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं ना, आपका एक प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा भरोसा आपको। देखिएगा, अगर सेल की बात हम करें, कोशिका की हम बात करें, तो कोशिका की अगर बात करें तो यहां पे देखिएगा कि कोशिका जो सेल है, इस वर्ड के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि सेल है क्या। कोशिका लैटिन शब्द सेलुला से आया हुआ, लैटिन भाषा सा एक शब्द है, उससे लिया गया है। इसका मतलब होता है ए स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा, यानी एक छोटी सी वस्तु की बात कर रहे हैं, एक यूनिट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कुछ चीजों को कि यहां पे एक लाइन है, कोशिका सजीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यह अंगों की संरचना की मूलभूत इकाई है, इस पे हमें बात करना। फंक्शनल यूनिट है ये, स्ट्रक्चरल यूनिट है ये, इस पे हम बात करेंगे कि कैसे लिविंग चीजों को बनाती है, इस पे बात करेंगे। जैसे आपने कई जगह पढ़ा होगा, एनसीईआरटी के बुक में भी आपने देखा होगा, हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स के ऊपर, यानी ईंट के ऊपर बात करते हैं। सिंपल सा समझिएगा, यहां पे सबसे पहले हमने एक ईंट लिया, ईंट से हमने क्या किया, ईंट से हमने एक दीवार खड़ी की, यानी पहले ईंट है, ईंट से हमने क्या किया, एक दीवार बनाया। दीवार बनाने के बाद हम क्या बनाते हैं, कमरा बनता है, कमरा बन गया। कमरा के बाद हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा फ्लोर तैयार करते हैं, एक फ्लोर बनता है हमारा कि चलो भाई फ्लोर रेडी हो गया बनकर। इसके बाद क्या बनता है, बिल्डिंग यानी भवन का निर्माण होता है, बिल्डिंग यानी भवन का निर्माण हुआ। जब एक घर बनाने जाते हैं, चाहे आप जिस बिल्डिंग में बैठ के पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, या जिस बिल्डिंग में मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, इस बिल्डिंग की शुरुआत के समय किस चीज से शुरुआत हुई थी, एक ईंट से इसकी शुरुआत हुई। एक ईंट रखा, दूसरा ईंट रखा, तीसरा ईंट रखा, ईंट रखते रखते एक कमरे का, एक दीवार का निर्माण हुआ, दीवार बनते बनते कमरा का निर्माण हुआ, कमरे से एक पूरा फ्लोर बना, और एक भवन, एक घर ने अपना रूप ले लिया। अगर हम बात करें सेल के ऊपर, तो सेल फंक्शनल यूनिट कैसे है और ये मानव शरीर को बनाने वाली इकाई कैसे है सेल। तो सबसे पहले जब एक सेल बनता है, सेल यानी एक कोशिका, इस कोशिका का एक सबसे बड़ा बात है, कोशिका के अंदर विभाजन होता है, डिवीजन होता है, हम सेल डिवीजन इसको पढ़ेंगे। कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होती है। तो कई कोशिका मिलती है ना, तो कई कोशिका मिल करके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, यानी उत्तक बनाती है। और कई सारे उत्तक मिल करके धीरे धीरे किसका निर्माण करते हैं, तो अंग का निर्माण करते हैं। कई अंग मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, कोई भी अंग बन जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अंग तंत्र, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और कई अंग तंत्र मिल करके एक बॉडी, एक इंसान, एक जानवर का निर्माण करते हैं। यानी सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लिविंग बॉडी। कोई भी लिविंग चीज हो
उसकी सबसे छोटी इकाई कौन है? सेल है, यानी कोशिका है। ये कोशिका हुआ। कई कोशिका मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? उत्तक का। जैसे कई ईंट मिलकर दीवार का निर्माण किया तो उत्तक का निर्माण हुआ। कई उत्तकों ने मिलकर के क्या किया? अंग का निर्माण किया। कई दीवार मिलकर कमरा बना रहे हैं। एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, चार दीवार, बीच में गेट, क्या बन गया? कमरा। उसी प्रकार से क्या बन गया? अंग। जैसे अंग, लिवर, फेफड़ा, बात करते हैं ना, ये सब हमारे बॉडी के अंग हैं। इनका निर्माण हुआ अंग तंत्र। अब पूरा का पूरा एक स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र क्या है? अंग तंत्र है। रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, मुख से लेकर के फेफड़े तक का जो सिस्टम है श्वसन तंत्र कहते हैं। तो श्वसन तंत्र का निर्माण हुआ। अब पैर से लेकर सर तक जो बॉडी का निर्माण हो जाता है, एक मानव शरीर का निर्माण होता है, जैसे भवन बनता है। तो यह बताता है कि सबसे पहले एक इंसान बनने के लिए, सबसे पहले या एक जानवर बनने के लिए, देखते हैं हम, कोई 6 फीट का, कोई 8 फीट का, कोई जानवर बहुत बड़ा, चाहे क्यों ना एनाकोंडा हो, क्यों ना वो कोई भी जानवर हो, शुरुआत उनका बॉडी का बनने का सिर्फ एक सेल से हुआ, एक सिंगल सेल से होता है। यानी यही किसी भी बॉडी का, किसी भी एनिमल का या किसी भी प्लांट का, ये क्या है? एक बेस है, एक आधार है, एक इकाई है। तो यानी पूछा जाए प्रश्न आपसे कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है बॉस? तो क्या है? तो सेल है। ये पूरा का पूरा एक प्रक्रिया से गुजरता है। चलिए आगे थोड़ा सा हम देखते हैं, बात करते हैं इस पे। यार ये परिभाषा तो एनसीईआरटी में आपको मिल ही जाएगा, कोई बड़ी चीज है नहीं इसमें। यहाँ पे परिभाषा आपका दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट यूनिट है ये। आगे बढ़ते हुए देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये जो कोशिका है, इस कोशिका से जो जीव बनते हैं, अभी हमने बात किया कोशिका से इंसान बना, तो कोशिका से जो जीव बनते हैं ना, कुछ ऐसे जीव है ना जो सिर्फ एक कोशिका से बन जाते हैं, सिंगल कोशिका से एक जीव तैयार हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जो बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने के बाद बनता है। तो बहुत सारी कोशिकाएं, जैसे हम इंसान हैं, अरबों कोशिकाएं हैं हमारे, खरबों को, एक कोशिका से हम नहीं बने हुए, खरबों कोशिका से। जैसे हमने ताली बजा दिया, कई कोशिका मर गए हैं अभी। तो हम कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो कोशिका हमारा मरता भी है, क्योंकि इतने पूरा बॉडी हमारा किससे बना हुआ? कोशिका से बना हुआ। यानी इंसान के अंदर खरबों कोशिका है। हाथी देख लीजिए, खरबों कोशिका। बड़े बड़े पेड़ देख लीजिए, खरबों कोशिका। यानी जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं उसे हम बोलते हैं बहुकोशिकीय। जो एक कोशिका से मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय। यानी बैक्टीरिया को अब तो देख नहीं सकते, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखते हैं। बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय जीव है, इतना याद रखना। जैसे हम अगर शुतुरमुर्ग का अंडा का बात करें, ऑस्ट्रिच एग की बात करें, वो पूरा का पूरा इतना बड़ा अंडा जो है सिर्फ एक कोशिका है। तो यानी कोशिका भी दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और जीव बहुकोशिकीय होते हैं। जीवों के बात कर रहे हैं। और सभी जैविक क्रियाएं जो है कोशिका के भीतर होती है। जो भी जैविक क्रिया है, प्रोटीन को तैयार होना, अंदर में जो भोजन रेडी होता है हमारा, जो शरीर के लिए एनर्जी बनता है, सब कोशिका के अंदर बनता है। जो भी प्रक्रिया हो रही है, जो भी जीन है, जो भी क्रोमेटिन है, सब कुछ कोशिका के अंदर ही प्रक्रियाएं होती है। और इसी के अंदर क्या होती है? आनुवंशिक सूचनाएं छुपी रहती है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं ना, ये सब कोशिका के अंदर ही छुपी रहती है। ये सारी चीजें, इस पे हम आगे डिस्कशन करेंगे डिटेल के साथ। देखिएगा, समझते जाइए। अब कोशिका का अध्ययन का हम बात करते हैं। तो भाई आपने देखा होगा क्लास 7 से 10 तक आप पढ़ते हैं साइंस में एक बुक में आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस प्रकार से मिलता है। तो आपको पूरा साइंस पढ़ना है। जब इंटरमीडिएट में आप जाते हैं तो फिर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको पढ़ना ही पढ़ना। जब ग्रेजुएशन में जाते हैं, स्नातक में, तब वहां पे आपको पार्टिकुलर उसमें से पकड़ना पड़ेगा। अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, बायो, उसमें स्पेशलिस्ट बनना है। जब आपने बायो पकड़ लिया तो फिर आप जब ऊपर जाते हैं उसमें आपको चुनना पड़ेगा बॉटनी या जूलॉजी। किसी ने जूलॉजी पकड़ लिया, कोई पीएचडी कर रहा, तो जूलॉजी के जो ब्रांचेज हैं, उन ब्रांच में से एक ब्रांच उठा के वो पढ़ेगा। जैसे फल का अध्ययन किसी को करना तो पोमोलॉजी पढ़ेगा, किसी को झाड़ियों का अध्ययन करना तो डेंड्रोलॉजी पढ़ेगा। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति है, उसको सेल कोशिका के बारे में अध्ययन करना है तो साइटोलॉजी पढ़ेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। ये दो चीज बोलते हैं। साथ ही हिंदी में बोलते हैं कोशिका जैविकी। इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका जैविकी।
कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। अब कोई व्यक्ति साइटोलॉजी पढ़ रहा तो क्या करेगा? कोशिका को बारीकी से जांच करेगा, बारीकी से अध्ययन करेगा और नए चीजों को खोज करेगा। इसी प्रकार से एक व्यक्ति थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की जांच करते करते वो रिसर्च कर रहे थे। कोशिका नाम के चीज लोगों को पता नहीं था, ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च करते थे, पेड़ पौधों पे रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करते करते पहली बार उन्होंने बताया कि कोशिका से हमारा शरीर बना हुआ है और कोशिका ही बेसिक यूनिट है किसी भी बॉडी की, उन्होंने बताया। तो समझते हैं उनके अध्ययन को, जो उन्होंने स्टडी किया। स्टडी था क्या? तो देखिएगा, कॉर्क ट्री जो होता है, जो छाल वाला जो पेड़ होता है, छाल का पेड़, उन्होंने एक छाल को निकाला कॉर्क ट्री का। वो देखने में कुछ इस प्रकार उसकी आकृति थी। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये एकदम मधुमक्खी के छत्ते के जैसी आकृति है। कैसी दिख रही है? हनी कॉम्ब बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? हनी कॉम्ब बोलते हैं इसे अभी। लेकिन उस समय इसका नाम था सेल। क्या नाम था? सेल। इस हनी कॉम्ब को बोलते थे सेल। इन्होंने उस छाल को निकाला, सूक्ष्मदर्शी को लिया, माइक्रोस्कोप को लिया, उससे इसकी जांच की तो उन्होंने पाया कि उसके अंदर की जो आकृति है ना, वो आकृति कुछ इस प्रकार से है। तो उन्होंने इसका डिटेल अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया, देखिएगा, कुछ अध्ययन उन्होंने किया तो उस छाल के अंदर कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई थी। अब देखिएगा, कुछ इस प्रकार से आकृति थी, सब में एक एक स्लाइस के रूप में सब चीज आ रहा है। यहां पे सबको मैं भर देता हूं। एक छाल का अध्ययन करके उन्होंने देखा इस चीज को। उन्होंने क्या किया? एक स्लाइस को बाहर निकाला, एक टुकड़े को निकाला। कैसे पिज्जा खाते हैं भाई, टुकड़ा टुकड़ा, उसमें से एक को निकाला। इसका डिटेल अध्ययन उन्होंने जब किया तो ये कैसा उनको दिखा? तो ये दिखा उनको मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, यानी हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर था ये। और उस समय हनी कॉम्ब को क्या बोला जाता था? तो सेल बोला जाता था। उन्होंने इस हनी कॉम्ब का नाम रख दिया, इसका नाम रखा सेल। और बोला कि प्लांट जो बना हुआ ना, प्लांट का जो बेसिक यूनिट है, वो बेसिक यूनिट क्या है? सेल है, यानी प्लांट कोशिका से बना हुआ है। उन्होंने जब इसकी खोज की, ये जो सेल था, इसमें ये सेल एक मरा हुआ सेल था, एक डेड सेल था। तो डेड सेल से उन्होंने पहली बार सेल की खोज की। देखिएगा, तो पहला व्यक्ति जो आपको मिल रहे हैं यहां पे, वो पहले व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने जिस चीज की खोज की, ये क्या है? एक बार्क ऑफ द कॉर्क ट्री लिया उन्होंने और इसकी स्टडी की। मधुमक्खी के छत्ते के जैसे इसमें कोष्ठ थे, बक्से बने हुए थे, और प्रत्येक कोष्ठ को इन्होंने क्या नाम दिया? पट्टी तो अलग थे, प्रत्येक कोष्ठ को इन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। क्योंकि उस समय हनी कॉम्ब को हम क्या बोलते थे? सेल नाम से जानते थे, तो यहाँ पे इन्होंने नाम दिया। दूसरी बात है, हालांकि रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कोशिका क्या थी? एक मृत डेड सेल थी। हाउएवर द सेल ऑब्जर्व्ड बाय द रॉबर्ट हुक वाज डेड। यह एक मृत कोशिका थी। मृत हो, जिंदा हो, खोज किसने किया? किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? ये डेट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको पीटी के फैक्ट मिलते हैं। तो व्यक्ति, पहला व्यक्ति जिसने सेल की खोज की, और कहां से की, आपको डिटेल से यहां पे मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज और समझने की जरूरत है। मान के चलिए रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज कर दी, हम मानते हैं। आप और हम कैसे जानते हैं? तो इनकी जो खोज थी ना, इस खोज को माइक्रोग्राफिया नामक एक पुस्तक या मैगजीन का है, उसमें छापा गया। इनकी पुस्तक थी। तो याद रखना है कि रॉबर्ट हुक द्वारा रिसर्च को किस पुस्तक में छापी गई? माइक्रोग्राफिया में छापी गई। तो यहां पे छपा तो दुनिया को पता चला कि भाई चलो, सेल नामक कोई चीज है जिससे प्लांट बना हुआ, प्लांट उन्होंने खोज की। लेकिन जिंदा सेल की बात करें, इन्होंने तो मृत सेल का खोज किया। जिंदा सेल की बात करें, जिंदा कोशिका की बात करें, तो जिंदा कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है लीवेनहॉक, एंटोनी लीवेनहॉक। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दांत की खुरचनी, देखिएगा यहां पे दांत की खुरचनी से 1674 में खोज की। तो यहां से दो व्यक्ति का नाम आपको याद करना है। जिंदा कोशिका किसने देखा? एंटनी लीवेनहॉक ने देखा। और पहली बार कोशिका किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा।
तो 9 साल के अंदर एक बड़ा कमाल था। यहां से लोगों में जिज्ञासा बढ़ी, इच्छाएं आई कि और चीज खोजा जाए उसके अंदर। तो अभी तो एक सेल मिल गया हमें, कि एक सेल मिल गया। अब जब सेल मिल गया तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों की इच्छाएं, जिज्ञासाएं चरम पे आई और लोगों ने इसके बाद बहुत सारी चीजों का धीरे धीरे इसमें खोज किया। देखिए जैसे एक सेल मैं दिखाता हूं, एक पूरा का पूरा सेल है। शुरुआत में सिर्फ यह पता चला कि एक सेल होता है जो यूनिट है, बेसिक यूनिट है, जिंदा सेल भी मिल गया। लेकिन धीरे धीरे ये कोशिका का जो बाहर का परत आप देख रहे हैं ना, ये पूरा, इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो किसी ने सेल मेम्ब्रेन को ढूंढा रिसर्च करके, किसी ने साइटोप्लाज्म को ढूंढा, किसी ने माइटोकॉन्ड्रिया को ढूंढा, किसी ने न्यूक्लियस ढूंढा, किसी ने लाइसोसोम ढूंढा। इस प्रकार अलग अलग रिसर्च होते गए और कोशिका के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती गई। एक दिन का खोज नहीं है, ये खोज कई सौ वर्ष का, कई सौ वर्ष नहीं, 100 वर्ष के अंदर की सारी खोजें हैं। धीरे धीरे पता चलते गया और धीरे धीरे हमें सेल के बारे में जानकारी मिलती गई, जिसे आज हम पढ़ते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं, पावर हाउस, लाइसोसोम की बात करते हैं, सुसाइड बैग। तो ये सब क्या है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, जब स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम जहां पे हैं आते हैं। देखिएगा इस प्रकार बातें हो रही थी, लेकिन एक चीज और जानना जरूरी है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कि कोशिका जो हम बात कर रहे हैं कि ये संरचनात्मक से लेकर क्रियात्मक इकाई जो है, ये जो हमारा बना हुआ या हमारा जो बेसिक यूनिट है बॉडी का, ये परिभाषा तय किसने किया। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति हमें नजर आए, एक नाम है स्लाइडेन, एक नाम है स्वान। और उसके बाद एक और बात करेंगे विचरो के बारे में, उन्होंने भी कुछ बताया था, रुडोल्फ विचरो। तो 2 पहले देख लीजिए, एक है स्लाइडेन, एक का नाम है स्वान। स्लाइडेन जो थे बॉटनिस्ट थे, यानी हम जो अध्ययन कर रहे हैं जूलॉजी में तो वो सब आ रहे हैं, वनस्पति भी आ रहा और जंतु भी आ रहा। और स्वान क्या थे, ये जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों के रिसर्च ने, सम्मिलित रिसर्च बताता है कि सिद्धांत क्या है कोशिका का, सभी जीवों की जैविक क्रियाओं की मौलिक इकाई कोशिका होती है। जो भी जीव बना हुआ है उसका बेसिक जो है, एकदम शुरुआत जो है, वो शुरुआत कहां से हो रही है, तो शुरुआत हो रही है एक सेल से हो रही है, इन्होंने बोला। और जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है, यानी जीव एक कोशिका से बनता, इन्होंने मिलकर बोल दिया। बड़ा अच्छा से समझाया। अब देखिएगा जैसे हमने ईंट और वाल की बात की थी, उसी प्रकार एक चीज को और समझते हैं और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 to 9th मंथ की बात करें तो एक ऐसा टाइम है ये जब एक बच्चे का जन्म होता है। एक बच्चा 9 महीने में मां के गर्भ में रहने के बाद बच्चे का जन्म होता है, जो एक स्टैंडर्ड मानक है। और 0 मंथ से लेकर के 9 मंथ, यानी बच्चा जब जन्म होता है तो बच्चे की हाइट उस समय 16 18 15 19 ये इंच की हाइट होती है। क्या बच्चा शुरुआत में इस हाइट का था? बिल्कुल नहीं। तो बच्चा 0 से लेकर यहां तक बढ़ा, जब 6 मंथ का था तो बच्चा लगभग 12 इंच का था। जब 9 मंथ 7 मंथ का था तो बच्चा 14 इंच का था। तो ये इंचेज बता रहे हैं कि 9 मंथ में बच्चा 18 इंच का, यानी बच्चा हमेशा बढ़ रहा है। बढ़ कैसा रहा? तो सेल डिवीजन से बढ़ रहा। समझिएगा, ये 0 मंथ का दौर एक ऐसा दौर है जब मेल प्लस फीमेल, यहां पे समझिएगा, मेल फीमेल जब आपस में मिलते हैं, जब इनके अंदर सेक्स प्रक्रिया होती है, इस सेक्स प्रक्रिया में क्या होता है कि मेल से स्पर्म निकलकर जो महिला की जो यूट्रस है, ये यूट्रस है मान के चलिए, यहां पे फ्लोपियन ट्यूब होता है। इस फ्लोपियन ट्यूब के अंदर महिला का एग, यानी यहां पे एग बनता है। इस एग में, जिसे हम ओवम के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसे? ओवम नाम से बोलते हैं। ये ओवम के अंदर ये स्पर्म जब जाता है तो इसको इंजेक्ट करता है। करोड़ों स्पर्म निकलते हैं एक साथ, उसमें से एक स्पर्म क्या करता है? जीवन दाता बनता है। वो जाकर के इस ओवम के साथ, इस एग के साथ फर्टिलाइज होता है
और फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पे क्या तैयार होता है, यहाँ पे आपका युग्मनज तैयार होता है। हम क्या बोलते हैं इसको, युग्मनज बोलते हैं, यानी इसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट क्या होता है, धीरे धीरे जाइगोट जब भी बन जाता है, जाइगोट ट्रांसफर हो जाता है यूट्रस के अंदर, ये महिला का गर्भाशय यूट्रस, और ये यहाँ पे होता है एम्ब्रियो, यानी किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण होता है। इसी भ्रूण से किसका निर्माण हो जाता है, सेल का, यानी कोशिका का निर्माण होता है। ये कोशिका आपका बनता है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले एक सेल बना, इस प्रोसेस के बाद एक सेल बना, और यहाँ पे जब बच्चे का जन्म हुआ तो 18 इंच का बच्चा, 16 इंच के बच्चे का जन्म हो रहा है, जिसमें कितने सेल हैं अब काउंट नहीं कर सकते, अरबों खरबों के सेल। अब सेल बना, अब धीरे धीरे बच्चा फर्स्ट मंथ में और बढ़ेगा, सेकेंड मंथ और बढ़ेगा, थर्ड मंथ और बढ़ेगा, फोर्थ मंथ और बढ़ेगा। बढ़ने का तात्पर्य क्या है, बच्चा का अभी ये धीरे धीरे भ्रूण बना, भ्रूण से सेल बना, सेल डिवीजन होगा, उत्तक बनेगा, अंग बनेगा, अंग तंत्र बनेगा। ये 9 महीने की प्रक्रिया में बच्चा पूरी तरह से धीरे धीरे तैयार होता है। तो यानी आप कह सकते हैं कि शुरुआत बच्चे का कहां से हुआ, 3 दिन के अंदर एक सेल बना, एक सेल से बच्चा जाकर के 9 मंथ में जन्म हुआ। तो जब बच्चा छोटा जन्म होता है, इतना बड़ा होता है, अब माँ उसको पालती है, धीरे धीरे बच्चे को देखते हैं कि बच्चा का अपना जो डीएनए है उसके अनुसार बच्चे की हाइट जो इतने जानी है वो चला जाता है, फूड के अनुसार हाइट बढ़ती है। तो आप कह सकते हैं इस परिभाषा के साथ भी कि मानव का जो निर्माण है या जो प्लांट है, ये सिर्फ एक सेल से डिवीजन होते होते बना, यानी बेसिक यूनिट क्या बना, यहाँ पे एक सेल बना। तो थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिएगा, ये कहा गया है कि अगर किसी को अबॉर्शन कराना है तो अबॉर्शन के लिए सरकार ने 6 मंथ का टाइम दे दिया। इस 6 मंथ तक का बच्चा काफी बड़ा हो जाता है और अबॉर्शन करने में काफी तकलीफ भी है, काफी दिक्कत है। अबॉर्शन वैसे बच्चे करा सकते हैं जिन बच्चों में कोई सिंड्रोम हो, कोई ऐसी जन्मजात बीमारी हो जिसके बाद बच्चा जीवन भर उसमें ग्रसित रहेगा। पहले यह समय 5 मंथ का था, लेकिन यहाँ पे भी काफी विवाद है, हम बात करेंगे अबॉर्शन के बारे में। या जो इस 3 मंथ तक समाज जिन बच्चों को वैलिड नहीं देता है, अनब्याही माँ बन जाती है, ऐसे जो इनको दवा के सहारे जो इनके बच्चों को मार दिया जाता है, भ्रूण के रूप में ही मार दिया जाता है। तो कई सारी बातें हैं, टॉपिक है, आगे हम इस पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी समझिएगा कैसे एक सेल के द्वारा एक बच्चे का जन्म हुआ, एक बच्चा कैसे जीवन में आगे बढ़ता है, ये पूरा का पूरा एक सेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा एक चीज मन। अब अभी मैंने आपको सेल का बाहरी संरचना को दिखाया था। तो क्लाउड एंड पैलेट, हम आगे सब पढ़ेंगे। क्लाउड एंड पैलेट ने सेल का जो बाहरी भाग है चारों तरफ का, उसका अध्ययन किया था क्लाउड एंड पैलेट ने। और खरबों की संख्या आकी जाती है एक इंसान के अंदर सेल की। चलिए आगे देखते जाइए। अब जो सेल है, हमने बात किया एक सेल का। तो सेल का जब बात कर रहे हैं तो सेल का निर्माण किससे होता है, तो जीव द्रव से होता है, प्रोटोप्लाज्म से होता है। ये सेल किस चीज से बना, एम्ब्रियो भ्रूण तो था, एम्ब्रियो को क्या है उसके अंदर, क्या तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है। उस जीव द्रव्य के अंदर क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। ध्यान देना, सेल किससे बना है, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से, न्यूक्लियक एसिड से। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड न्यूक्लियक एसिड से मिलकर सेल बना है। यानी आपका बॉडी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, तो आप अगर इन चीजों को नहीं खाओगे ना तो आपके सेल मरेंगे। आपके सेल को इन चीजों की जरूरत पड़ती है। आप दैनिक आहार में लेते हो, चेहरा से ग्लेजिंग गायब हो जाएगा, प्रोटीन नहीं खाओगे तो सेल आपके मरने लगेंगे, चेहरा से ग्लेजिंग गायब हो जाएगा। क्रीम कोई काम नहीं करेगा, फेयर एंड लवली लगा लोगे, घिस घिस के मर जाओगे, कोई काम नहीं करने वाला क्रीम। आप अच्छा खाना खाओ, अच्छा तरीके से रहो, आपका चेहरा ग्लो करेगा। काले हैं गोरे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, सबके चेहरे पे ग्लो होता है। कभी कभी गोरे लोग के चेहरे से ग्लो खत्म हो जाता है, उनके सेल मरने लगते हैं। ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा कोशिका की संख्या पे हम बात कर ले, इसका आकृति पे बात कर ले और आकार पे बात कर ले। तो ये क्या होती है, भिन्न होती है, सब में एक बराबर नहीं होती। अब हाथी में जितनी कोशिका जरूरी नहीं हमारे अंदर उतनी ही कोशिका हो, चींटी में जितनी कोशिका उतने नहीं है कि हाथी के अंदर कोशिका हो। तो कोशिका क्या होता है, एक पेड़ के अंदर कोशिका खरबों हो सकती है। जैसे देखिए लंबे पेड़ में, हाथी में अरबों खरबों की संख्या में कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं होती है। तो मनुष्य हो बहुत सारी कोशिकाएं होती है। अब शुतुरमुर्ग का अंडा एक ही कोशिका होता है,
यानी कोशिका की संख्या क्या होती है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। अरब कोशिका वाले जीव प्रारंभ में एक ही कोशिका से बने होते, अरबों कोशिका हो मनुष्य के अंदर, उसका निर्माण सिर्फ एक ही कोशिका से होता है शुरुआत से, और एक गुणन करके क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, यानी सेल डिवीजन से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। आगे देखिएगा, अब हमने बोला था एक कोशिकीय जीव के बारे में, कुछ मैं पिक में दिखा देता हूं। जैसे अमीबा है, अमीबा सिर्फ एक कोशिका से बना हुआ है। पैरामीशियम है, सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ है। ये जूते चप्पल जैसी शक्ल वाली जो आकृति दिख रही है, ये पैरामीशियम है, सिर्फ एक कोशिका से बना हुआ। यहां देखिए, यानी कोशिका का आकार पे हम पढ़ रहे हैं। ये आकार देखिए किस टाइप से, कहीं घुमा हुआ, कोई भी शेप में है। पैरामीशियम जूते चप्पल जैसा इसका आकार हो सकता है। आगे देखिए, इसके आकार गोल हो सकते हैं। जो WBC है आपका ब्लड के अंदर पाया जाता है, वो गोलाकार होते हैं। तुर्क रूपी कोशिका हो सकता है, बेलन के प्रकार का कोशिका हो सकता है। देखिए, सोनपरी का जो जादू का छड़ी है, वैसी भी कोशिका हो सकती है। इसको हम तंत्रिका तंत्र सिस्टम, नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी लंबी भी हो सकती है, तुर्क रूपी भी हो सकती है, कोशिका गोल भी हो सकती है, कोशिका जूते चप्पल जैसी हो सकती है, कोशिका स्टार जैसी हो सकती है। तो कोशिका का आकार और कोशिका में जो संख्या है, ये दोनों भिन्न भिन्न होती है। यहां से आप देख सकते हैं, दोनों भिन्न भिन्न होती है, आकृति, आकार, ये सब चीज अलग अलग है। अब कुछ प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इस जगह से, उसको देखिएगा। आकार भी अलग अलग होता है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जो आपको देखना है, ये देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है, कोशिका कितना लंबा हो सकता है? तो माइक्रोमीटर में हो सकता है, माइक्रोन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 10 लाख भाग हो सकता है। सबसे बड़ी कोशिका, यहां पे दो चीज है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ये दो मैं दिखा रहा हूं। सबसे बड़ी का मतलब है इस पूरे वर्ल्ड में जो सेल हैं, कोई भी प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो, उन सबको मिलाकर हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग जो है 170 mm इंटू 130 mm होता है, यानी सबसे बड़ा कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये पीटी फैक्ट है। सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकल्स है, जो सबसे छोटी कोशिका। ये तो मैंने दुनिया में बात कर लिया। अब अलग से मैं बात करता हूं मानव शरीर की, जो ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं। दोनों में डिफरेंस रखिएगा। एक सबसे बड़ी मैंने बात किया, मानव शरीर मैंने नहीं जोड़ा था। मानव शरीर देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, अंडाणु यानी ओवम। अभी अंडाणु के अंदर स्पर्म जाके इजेक्ट किया ना, वही अंडाणु क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है एक मानव शरीर की। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका को देख लीजिएगा तो शुक्राणु है। ये अंडाणु और शुक्राणु मिलकर ही जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से भ्रूण बनता है, और वहां पे कोशिका का निर्माण होता है। और वही दोनों सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका है। यानी महिला के अंदर जो जाइगोट बन रहा है, जो अंडाणु है, ओवम है, ओवम सबसे बड़ी कोशिका। जो एक मेल से शुक्राणु स्पर्म आ रहा है, ये क्या है, सबसे छोटी कोशिका। और सबसे लंबी कोशिका जो है, जो हमारा यहाँ से तंत्रिका तंत्र जो यहाँ पे आया हुआ नीचे तक, नर्वस सिस्टम, ये सबसे लंबी कोशिका है, तंत्रिका तंत्र इसे बोलते हैं। अब कुछ कोशिकाओं को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, और कुछ को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। ये नोट में याद रखिएगा। कुछ को देखने के लिए देख सकते हैं, कुछ को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। फिर उसी को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा पहचान करते जाइए। अभी हमने आपसे बोला कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। अगर आपको पहचान करने दे दिया जाए तो आप पहचान करेंगे, तंत्रिका तंत्र क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ये हो गया आपका। हमने पूछा था मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, ओवम है, यानी अंडाणु, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अब हमने बात किया था मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो ये जो है एक स्पर्म का पीक है, ये मानव शरीर की क्या है, सबसे छोटी कोशिका। और ये जो है एग ऑस्ट्रिच है, ये दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है। एक कोशिका यही है, ठीक है, एक कोशिकीय। पीक से क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा मानो इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छे से देखिएगा। यहां पे ये एक का पिक है, अंडे का पिक। अब जो अंडा आप देखते हैं, अंडा खाते भी होंगे। अंडा का बाहरी परत होता है व्हाइट, छिलके जैसा, जिस छिलके को पहले हम हटाते हैं। अंदर में निकलता है व्हाइट, और उसके नीचे निकलता है पीला भाग। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये पीला भाग है,
इस पीले भाग को योक कहते हैं, योक कहते हैं। जो व्हाइट वाला परत जो है इसे हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं, सफेद भाग को एल्ब्यूमिन बोलते हैं, और बाहरी परत को हम छिलका यानी आउटर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, छिलका बोलते हैं एक अंडे का। अब यहां से अगर एक प्रश्न आता है कि क्या अंडा एक कोशिकीय है या अंडा बहुकोशिकीय? जिस जगह पे अगर हम देखेंगे एक कोशिकीय बहुकोशिकीय की बात करेंगे, तो जो आपको ये पीला वाला भाग दिख रहा है, ये पीला अंडा का अंदर का, ये पूरा का पूरा भाग एकल कोशिका, सिर्फ एक सिंगल कोशिका से बना हुआ। लेकिन जब ये व्हाइट वाला परत की बात करते हैं ना, सफेद भाग की बात करते हैं ना, ये बहुकोशिकीय। तो पूरा अंडा ले लें तो पूरा अंडा क्या है? बहुकोशिकीय है। अगर अंडे का बीच का भाग पीला वाला निकाल दिया जाए, योग को, योग क्या है? एकल कोशिका से बना हुआ, इसको याद रखना। अब साइज बड़ा होने से कोशिका बड़ी हो आवश्यक नहीं है। हाथी बहुत बड़ा हो और चींटी छोटा है तो जरूरी नहीं कि चींटी की कोशिका छोटी होगी। चींटी की कोशिका हाथी की कोशिका से भी बड़ी हो सकती है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कोशिका के प्रकार देखेंगे, बड़े से समझना इसको। कोशिका के प्रकार में एक प्रकार हम देख रहे हैं जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक और एक का नाम है यूकैरियोटिक। दो प्रकार से हमने कोशिका को डिवाइड किया है। पहले मैं एक चीज समझा देना चाहता हूं बहुत अच्छे से, तब समझिएगा कि क्या है। इसमें मैं एक वर्ड लिखता हूं, देखिएगा सिंपल सा, ये है वेल मेंटेन, ये है वेल मेंटेन और ये वेल मेंटेन नहीं है। तो इसको परिभाषा को समझने के लिए बहुत बच्चों को हमेशा डाउट होता है, मैं समझा देता हूं। यहां पे मैं रखता हूं सरकारी विद्यालय, विद्यालय यानी सरकारी स्कूल को मैं यहां पे रखता हूं, और मैं यहां पे रखता हूं एक निजी विद्यालय, एक प्राइवेट स्कूल को मैं यहां पे रखता हूं। एक प्राइवेट स्कूल है। आप प्राइवेट स्कूल में देखते हैं बच्चों को, बच्चा बड़ा वेल मेंटेन होकर अच्छे से बच्चा जाता है, कहीं भी पढ़ने जाता है वेल मेंटेन होकर के, टाई वगैरह लगा करके तरीके से, बैग्स वगैरह इसके पास होते हैं। तो ये बच्चा स्कूल गया, विद्यालय गया। बच्चा जब विद्यालय में जाता है तो तरीके से प्रे होता है, क्लासरूम वेल मेंटेन होता है, क्लास में डिजिटली बच्चे डिजिटल माध्यम से पढ़ते हैं, टीचर वेल मेंटेन होते हैं, सिलेबस तरीके से पढ़ाया जाता है। मतलब हर चीज क्या है? सुव्यवस्थित है। हर चीज यहां पे मिल रहा है, हर चीज यहां मिल रहा है, सुव्यवस्थित है निजी विद्यालय में जो देखा जाता है आज के दौर में। सरकारी स्कूल की बात कर ले, ड्रेसअप तो दिया गया है, फिर भी बच्चे कुछ भी पहन के चले जा रहे हैं, कुछ भी पहन लिया। बच्चों का जो बैग है, बैग के अंदर बच्चे क्या ले गए हैं बच्चों को खुद नहीं मालूम है, किस दिन क्या पढ़ाई होनी। तीसरी चीज, बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा खिचड़ी पे ध्यान है, गुरुजी नींद मार रहे हैं। मतलब ये बच्चा वेल मेंटेन नहीं है, बच्चे के पास बहुत सारी कमियां हैं, ना डिजिटल बोर्ड है ना ही कुछ है, मतलब वेल मेंटेन नहीं है, सही ढंग से बच्चा नहीं है। अब अगर हम इसी में बात कर ले, प्रोकैरियोटिक को हम रख देते हैं, प्रोकैरियोटिक को, और यहां पे हम रख देते हैं यूकैरियोटिक को। तो ये दोनों क्या थे? दोनों तो स्कूल ही हैं, दोनों क्या है? दोनों तो विद्यालय है, वेल मेंटेन और वेल मेंटेन नहीं है। उसी प्रकार अगर हम सेल को रख दें, कोशिका को, तो कोशिका को अगर इस प्रकार से रखेंगे तो इधर से यूकैरियोटिक कोशिका जो है और प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये वेल मेंटेन कोशिका है और ये वेल मेंटेन कोशिका नहीं है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखते हैं, वेल मेंटेन और कैसे नहीं है। सबसे बड़ा चीज, ये आकार में छोटा है और स्वतंत्र है, छोटे छोटे आकार के और स्वतंत्र है। ये आकार में प्राय बड़े होते हैं। इसके अंदर देखिएगा केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका होती है, गुणसूत्र एवं माइक्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम, ये सब चीज पाए जाते हैं। वहां कैसे डिजिटल बोर्ड था, वेल मेंटेन टीचर थे, सब कुछ, इसके अंदर भी सब कुछ पाया जा रहा है। अब इसके अंदर हम आ रहे हैं तो हरित लवक नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्गी काय नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, जालिका, ये सब इसमें नहीं पाया जाता, मतलब वेल मेंटेन नहीं है।
अब यहाँ पे इसमें गुणसूत्र पाया जा रहा है, प्राय एक पाया जा रहा है, और झिल्ली भी नहीं है इसके अंदर। तो बहुत सारी चीजें कोई कमियां हैं। ये भी सेल है, ये भी सेल है। सेल को उनके कमी के आधार पर या कुछ चीजों को न होने के आधार पर हम उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और कुछ चीज ज्यादा होने के कारण, कुछ डिफरेंस होने के कारण हम उन्हें यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में हम देखते हैं ना, तो हम जो इंसान हैं, हम इंसान, जानवर, पेड़, मानव, शैवाल, ग्रीन एल्गी को छोड़कर, ब्लू एल्गी को छोड़कर सब क्या है? प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। जीवाणु, विषाणु, जीवभोजी, नीलहरित शैवाल, ये सब प्रोकैरियोटिक है। थोड़ा सा और मैं समझाऊंगा इसमें आपको, देखिएगा। अभी इतना समझा था। एक चीज समझिएगा, एक मनुष्य, आगे से मिलेगा आपको, एक मनुष्य में 23 पेयर, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र पाया जाता है। आपको समझाता हूं। मान के चलिए एक सेल है, एक सेल है, सेल का आकार कुछ भी हो सकता। ये सब सेल के अंदर में लिक्विड है। अब इस सेल के अंदर एक केंद्रक होता है, यानी न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर एक केंद्रिका होता है। देखिएगा, ये है केंद्रक, समझ लीजिएगा। अब केंद्रक के अंदर जो बीच में है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। अब इसी के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, यानी जाल हैं, ये सब जाल हैं। ये हो गया क्रोमेटिन धागा, क्रोमेटिन धागा। और इसके अंदर आप देखिएगा, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये लाइसोसोम, ये सारी चीजें हैं। अब जो गुणसूत्र मानव का मिल रहा 23 पेयर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सब में 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं, यानी टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 दोनों का होता है। तो मेल का 22 पेयर और फीमेल का 22 पेयर भाई सेम होता है। 23वां पेयर, 23rd पेयर क्या होता है? अलग होता है। मेल में यह होता है XY और फीमेल में यह होता है XX। जब XY मिलते हैं तो मेल पैदा होता है, और XX मिलते हैं तो फीमेल का जन्म होता है, यानी फीमेल का जन्म इस पे डिपेंड करता है। मैं यहां से आता हूं। ये क्रोमेटिन को हम निकाल लेते हैं। क्रोमेटिन कुछ इस प्रकार सा था, धागा यानी गुणसूत्र। इस गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं। ये हुआ जीन, ये हुआ जीन। इस गुणसूत्र के ऊपर जीन पाए जाते हैं। ये जीन क्या काम करते हैं? ये जीन किसी व्यक्ति का हाइट डिफाइन करता है, ये जीन किसी व्यक्ति का कलर डिफाइन करता है, ये जीन किसी व्यक्ति का आइरिस डिफाइन करता है, यानी जीन पे ये होता है। और मैंने आपको क्या बोला था कि इधर का जो कोशिका है वेल डिफाइंड नहीं है, इधर का वेल डिफाइंड है। तो इधर कोशिकाओं में जब जीन की बात करोगे, ये इस प्रकार से वेल डिफाइंड, इस प्रकार से होते हैं, मतलब व्यवस्थित होते हैं। इधर जब बात करते हैं ना, तो इधर हम एक सेल बनाते हैं, सेल के अंदर ये ऐसे करके जहां भी हो, कहां, यहां यहां, मतलब ये तरीके से नहीं है। मैंने एक बैक्टीरिया सेल लिया, एक जीवाणु का सेल लिया। तो जीवाणु का सेल जब लिया तो इसमें क्या है कि केंद्रिका है ही नहीं अंदर में। जैसे इसके अंदर क्या थे? इसके अंदर में केंद्र, और केंद्र के अंदर केंद्रिका है, इसके अंदर केंद्रिका नहीं है। इसके अंदर सब चीज व्यवस्थित रूप से है, इसके अंदर कुछ व्यवस्थित रूप से नहीं है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया थी, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इसके अंदर लाइसोसोम है, इसके अंदर लाइसोसोम नहीं है। तो मतलब यहां पे बहुत सारी चीजों का अभाव है, यहां पे अभाव नहीं है। थोड़ा सा देखिएगा एक पिक में, तो जहां पे कमी है, सरकरिया स्कूल, खिचड़िया स्कूल, समझ लो प्रोकैरियोटिक है। जो बहुत अच्छा विद्यालय है, जहां पे हर चीज की व्यवस्था है, वो यूकैरियोटिक है। मतलब सरकरिया विद्यालय से बेहतर है, ढंग का है, यूकैरियोटिक है, इसके अंदर सब कुछ पाया जा रहा है। तो यहां पे एक पिक देखोगे तो इस पिक को आप समझना थोड़ा सा। ये पिक बहुत कुछ बोलेगा कि जो आप ये सारी चीजें आप देख रहे थे यहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। न्यूक्लियस, ये जो है न्यूक्लियस, केंद्रिका, झिल्ली, केंद्रिका, ये पाया जाता है। लाइसोसोम पाया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। तो आप समझ जाइएगा कि आगे से कि जो जीवाणु है, जो विषाणु है,
जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो जीव भोजी है, नीलहरी शैवाल है, इनके अंदर में गोल्जी काय बॉडी नहीं है। गोल्जी काय बॉडी डॉक्टर ऑफ सेल नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस नहीं है, लाइसोसोम सुसाइड बैक्स नहीं है, ये सब चीजें इसके अंदर नहीं है। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम वेल मेंटेन, वेल डेवलप नहीं बोलते, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। छोटा होता है आकार में, इधर में सब चीज पाया जाता है, दोनों तो सेल ही है ना। तो सेल को हम प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में इस प्रकार बांटते हैं। सिंपल सा सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था को समझ लेना है। तो आज हमने ये पढ़ा। अगले टॉपिक करेंगे तो हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल को पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरा डिफाइन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। थोड़ा सा डिफाइन मैं नहीं करूंगा, आप क्लास 6 में पढ़ते हो, 7 में पढ़ते हो, आप 12th में पढ़ते हो, आप मेडिकल साइंस के विद्यार्थी हो, आप यूपीएससी के विद्यार्थी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने हमारा क्लास किया, आपका सब चीज कंप्लीट में करा के ही छोड़ूंगा। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आ रहा है, अगर चाहते हो कोई सवाल हो तो कमेंट कर लो, और प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे अंदर भी एक ताकत मिले ये सब चीजों को बनाने का। और लाइक भी करो, कमेंट भी करो। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।